और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मंजिल को हासिल करके ही रहूंगी। डायन चलते चलते एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचती है। हे जादुई छड़ी, मुझे इस पेड़ के भीतर ले चलो। इतना कहते ही बुढ़िया अपनी शक्तियों से उस पेड़ के खोखले तने में प्रवेश करने की कोशिश करती है। अरे ये क्या, मैं इस पेड़ के अंदर जा क्यों नहीं पा रही हूँ? अरे दुष्ट डायन, तुझे क्या लगता है तेरे जैसी दुष्ट डायन इस पेड़ के अंदर जा सकती है? तो ये तेरी भूल है। इस वृक्ष के अंदर सिर्फ वही जा सकता है जो सच्चा और ईमानदार है। अच्छा, तो ये बात है, इसी वजह से आज तक मैं इस पेड़ के अंदर नहीं जा सकी। अब मुझे कुछ भी करके ऐसे इंसान को ढूंढना ही होगा। इतना बोलकर डायन वहाँ से गायब हो जाती है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुझे मेरी माँ के लिए दवाइयाँ लेनी है। मैं आपके पैसे जल्दी चुका दूंगा। अरे नहीं मोहन, तुझे क्या लगता है मैं तेरे जैसे भिखारियों को मुफ्त में ही पैसे बांटता हूँ? पहले तू मेरे पास अपनी कोई कीमती वस्तु गिरवी रख, फिर मैं तुझे पैसे दूंगा। लेकिन सेठ जी, मेरे पास तो ऐसा कोई वस्तु नहीं है, फिर मैं आपके पास गिरवी क्या रखूँ? अरे मोहन, तेरे पास तेरे दोनों बैल तो है ना, तू उन्हीं बैलों को मेरे पास गिरवी रख दे। लेकिन सेठ जी, उन्हीं बैलों से ही तो मैं मजदूरी करके आपके पैसे लौटाऊंगा। यदि मैं आपको वो बैल भी दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा सेठ जी? मेरा सहारा तो वो 2 बैल ही है। देख मोहन, वो सब मैं नहीं जानता। यदि पैसे चाहिए तो बैल तो देने ही पड़ेंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यदि दवाई लेकर नहीं गया तो मेरी माँ मर जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, अपने बैलों को ही गिरवी रख देता हूँ। क्या हुआ मोहन, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सेठ जी, मैं तैयार हूँ। आप मेरे बैलों को रख लीजिए, बस आप मुझे उन दोनों बैलों के बदले 20 रुपए दे दीजिए। ठीक है, ये लो 20 रुपए। मोहन तुरंत ही 20 रुपए लेकर बाजार जाता है और अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदता है तथा 1 महीने का राशन ले लेता है। हाँ, मैंने सारा सामान ले लिया है। चलो अब वापस घर लौट चलता हूँ। इतना कहकर मोहन अपने घर के लिए निकल पड़ता है। मोहन जल्दी ही अपने घर पहुंच जाता है। देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ और पूरे 1 महीने का राशन ले आया हूँ। लेकिन बेटा, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? माँ, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने अपने दोनों बैलों को सेठ के पास गिरवी रख दिया। माँ, मैंने सोच लिया है कि मैं आज ही शहर को चला जाता हूँ और पूरे 1 महीने तक शहर में ही पैसे कमाऊंगा। फिर वापस अपने गाँव आ जाऊंगा और अपने दोनों बैलों को वापस ले लूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा भी ठीक लगे वैसा ही करो। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा। इतना कहकर मोहन पोटली में कुछ सूखी रोटियां बांधता है और शहर के लिए निकल पड़ता है। मोहन चलते चलते काफी ज्यादा घने जंगलों से होकर गुजरता है। अरे राम राम राम, मैं तो चलते चलते कितना ज्यादा थक गया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, इसी पेड़ के नीचे चलकर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ और कुछ खा पी लेता हूँ, फिर आगे चलूंगा। इतना सोचकर मोहन पेड़ के नीचे ही बैठ जाता है और अपनी वही सूखी रोटियों की पोटली को खोलता है। अरे क्या बात है बेटा, देखने में तो तुम बड़े ही भोले और शरीफ लगते हो। तुम ये सूखी रोटियां क्यों खा रहे हो? क्या करूं माता जी, इस गरीबी ने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म ढाया कि मैं एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकता। इसीलिए मुझे जो कुछ भी मिल जाता है वही मेरे लिए पर्याप्त है। अरे बेटा, ये तो बड़े ही दुख की बात है। वाकई गरीबी जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? माँ जी, मैं शहर जा रहा हूँ ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। यदि तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें शहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम यहीं पर इतना सारा धन प्राप्त कर सकते हो जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इतना सारा धन यहाँ पर कैसे मिल सकता है? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना। तुम उस बड़े से पेड़ को तो देख रहे हो। उसी पेड़ में एक खोखला तना है।
मैं तुम्हें अपने जादू से उस खोखले तने के भीतर भेजूंगी। उस पेड़ के अंदर एक गुफा है जिसमें 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजे में तांबे के सिक्के हैं और दूसरे में चांदी के सिक्के हैं तथा तीसरे में सोने के सिक्के हैं। तुम्हें जो भी सिक्के चाहिए हो तुम अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हो। लेकिन माता जी, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं, जबकि आप खुद उस सारे सोने को निकाल सकती हैं। बेटा, यदि मैं उस पेड़ के अंदर जा पाती तो कब की चली गई होती। यदि तुम जाने के लिए तैयार हो तो बोलो। तुम जो भी सोना लेकर आओगे उसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम बस मेरे लिए उस चकमक डिबिया को ले आना। क्या करूं? शायद ईश्वर ने मेरे मदद के लिए इस बूढ़ी माँ को भेजा है। मैं इनकी बात को मान लेता हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माता जी, मैं तने के अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर वह बूढ़ी महिला मोहन को उस पेड़ के पास ले जाती है। क्या तुम तैयार हो अंदर जाने के लिए? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, यह जादुई औषधि अपने पास रखो। जब तुम पेड़ से बाहर आना तब इस बोतल की ढक्कन खोलकर जादुई औषधि को अपने ऊपर डाल लेना तो तुम बाहर आ जाओगे। उस बूढ़ी महिला से मोहन उस जादुई बोतल को ले लेता है। तभी वह जादूगरनी अपनी छड़ी से मोहन को तने के अंदर भेज देती है। अरे बाप रे बाप, ये गुफा तो कितनी बड़ी है। चलो मैं जल्दी से उन 3 दरवाजों को ढूंढता हूँ। इतना कहकर मोहन गुफा में इधर उधर घूमने लगता है। मोहन गुफा के भीतर काफी देर तक इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे वह 3 दरवाजे कहीं भी दिखाई नहीं देते। ओहो, इतनी देर से मैं इस गुफा में घूम रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे वो 3 दरवाजे नहीं मिले। पता नहीं वो 3 दरवाजे कहाँ हैं। मोहन इतना कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ती है। अरे ये क्या, ये तो एक गिलहरी है और इसने तो अपने मुंह में एक सोने का सिक्का दबा रखा है। इसका मतलब जिस ओर से ये गिलहरी आ रही है उस ओर ही वो 3 दरवाजे हैं। मुझे उस ओर ही चलना चाहिए। मोहन उस ओर को ही चल पड़ता है जिधर से वह गिलहरी आई थी। कुछ दूर चलने के बाद मोहन उन 3 दरवाजों के पास पहुंच जाता है। अरे मैं तो उन 3 दरवाजे के सामने ही खड़ा हूँ। चलो जल्दी से दरवाजे को खोल कर देखता हूँ। इतना सोचकर मोहन दरवाजे के पास जाता है और उस दरवाजे को खोल देता है तो देखता है कि हर तरफ तांबे के सिक्के ही सिक्के थे। अरे वाह, जैसा उस बूढ़ी महिला ने बताया था यहाँ तो एकदम वैसा ही है। तो इसका मतलब सोने और चांदी की सिक्के का दरवाजा अभी बाकी है। चलो जल्दी से दूसरा दरवाजा खोलता हूँ। इतना कहकर मोहन गुफा का दूसरा दरवाजा भी खोल देता है तो देखता है कि दूसरे दरवाजे के अंदर सब चांदी के सिक्के ही पड़े हैं। चलो अब मैं जल्दी से उस सोने के सिक्के का दरवाजा भी खोलता हूँ। फिर मोहन तीसरा दरवाजा खोलता है। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो सब सोना ही सोना है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। अरे नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। चलो जल्दी से मैं सोने के कुछ सिक्के ले लेता हूँ। मोहन जल्दी जल्दी सोने के सिक्के अपनी पोटली में भरने लगता है। हाँ हाँ, इतना सोना मेरे संपूर्ण जीवन के लिए पर्याप्त है। वैसे मैंने सोना तो ले लिया, लेकिन वो चकमक डिबिया कहाँ है? तभी उसकी नजर एक चमकदार वस्तु पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो कितना चमक रही है। मुझे तो लगता है यही वो चकमक डिबिया है। आखिर वो जादूगरनी इस डिबिया का क्या करेगी? वैसे भी अब मुझे इस डिबिया के बारे में जानने की जरूरत ही क्या है। अब तो मैं कितना अमीर बन चुका हूँ। चलो अब इस पेड़ से बाहर निकल चलता हूँ। इतना कहकर मोहन उस जादुई बोतल की ढक्कन को खोलकर उसमें भरी जादुई औषधि को अपने ऊपर डालता है। अरे वाह युवक, तुम तो कितने बहादुर हो। जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। लाओ लाओ जल्दी से मुझे ये चकमक डिबिया दे दो।
इतना कहते ही वह जादूगरनी उस चकमक डिबिया को ले लेती है। वैसे आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ युवक, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है इस डिबिया में जो आपने इस डिबिया को ही चुना। अरे युवक, तो इस डिबिया के बारे में ना ही पूछ तो ठीक है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर जादूगरनी गायब हो जाती है। अरे दुष्ट राजा, तूने मुझे इस राज्य से बाहर निकाला था ना। देख, मैं फिर से आ गई। अब तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सिपाहियों, इस पागल जादूगरनी को पकड़ के ले जाओ और कारागार में डाल दो। हे चकमक डिबिया, तू इस महल के सभी लोगों को सम्मोहित करके मेरा गुलाम बना दे। राजमहल के सभी लोग उस जादूगरनी के वश में हो जाते हैं। आज से मैं हूँ इस राज्य की महारानी। आज से इस राज्य में सारे काम मेरी मर्जी के मुताबिक होंगे। आज तो शिकार ढूंढते ढूंढते कितना समय गुजर चुका है, लेकिन अभी भी कोई शिकार दिखाई नहीं दिया। शिकारी यह सारी बातें सोचते हुए जा रहा था, तभी उसके कानों में कुछ आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? मुझे तो लगता है कोई जानवर कुछ खा रहा है। अरे ये आवाज तो उन झाड़ियों की तरफ से आ रही है। चलो चल कर देखता हूँ। शिकारी चुपके से झाड़ियों के पीछे जाकर देखता है तो एक सुअर तरबूज के कुछ फल खा रहा होता है। अरे वाह वाह वाह, शिकार तो मिल गया। इसका शिकार करने के बाद तो मुझे पूरे 1 हफ्ते तक शिकार करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना कहकर शिकारी अपना धनुष बाण संभालता है और उस सुअर पर निशाना लगाता है और अपना तीर उस सुअर के ऊपर छोड़ देता है। तीर छूटते ही सुअर के शरीर में जा लगता है। तभी सुअर अपनी पूरी शक्ति के साथ वहां से भागता है। सुअर को भागता देख शिकारी भी उसके पीछे पीछे भागता है। सुअर भागते भागते एक किसान के खेत में जा गिरता है। जिस किसान के खेत में सुअर जा गिरा था वह किसान बहुत ही कपटी था। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सुअर मेरे खेत में आ गिरा। आनंद ही आ गया, आज तो मेरी दावत ही हो गई है। इतना कहकर किसान उस सुअर को अपने कंधे पर उठा लेता है। तभी वहाँ पर वह शिकारी भी आ जाता है। अरे भाई, ये शिकार तुम कहाँ ले जा रहे हो? ये शिकार तो मेरा है, इसको मैंने मारा है। अरे नहीं भाई, यह शिकार मेरा है, क्योंकि यह शिकार मेरे खेत में आकर मरा है, तो इसलिए यह शिकार तो मेरा ही हुआ ना। अरे नहीं भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये शिकार तो मैंने किया है, इसीलिए ये मेरा है। नहीं, यह शिकार मेरा है, मैं इसे नहीं दूंगा। इसी बात को लेकर दोनों में काफी ज्यादा बहस हो जाती है। अरे भाई क्या बात है, हम लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? अरे देखिए ना भाई, इस सुअर को मैंने मारा है, लेकिन ये व्यक्ति मुझे मेरा शिकार नहीं दे रहा। नहीं, यह शिकार मेरा है, मैं इसे नहीं दूंगा। फिर वह दोनों अपनी अपनी बात उस व्यक्ति को बताते हैं। उन दोनों की बात सुनकर वह व्यक्ति भी घबरा जाता है कि वह किसके पक्ष की बात करे। अरे भाई, आप लोग आपस में ही झगड़ा मत करो, तुम दोनों राजा के पास चले जाओ, वो तुम दोनों का फैसला जरूर कर देगा। इतना सुनकर दोनों व्यक्ति राजा के पास जाते हैं और अपनी अपनी समस्या उस डाइन को सुनाते हैं। ओहो, अब मैं क्या फैसला सुनाऊं? मैंने तो कभी भी कोई फैसला किया ही नहीं। महारानी जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये शिकार मेरा है। अरे नहीं दुष्ट शिकारी, यह शिकार उसी का है जिसकी जगह पर ये जाकर गिरा है, इसलिए यह शिकार तुम्हारा नहीं है। उस जादूगरनी ने फैसला उल्टा सुना दिया। बेचारा शिकारी दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और फिर से जंगल की ओर जाता है। अरे भाई, क्या बात है? आप इतना उदास होकर क्यों बैठे हैं?
फिर शिकारी अपनी सारी दास्तान मोहन को सुनाता है। ये तो बड़ा ही गलत हुआ, लेकिन महाराज ऐसा गलत फैसला कैसे सुना सकते हैं? अरे भाई, फैसला महाराज ने नहीं बल्कि एक बूढ़ी महिला ने सुनाया है, जो अब इस राज्य की महारानी बन चुकी है। लेकिन महाराज के होते हुए दूसरी महारानी फैसला कैसे सुना सकती है? चलो मेरे साथ, जरा मैं भी तो देखूं आखिर नई महारानी कौन आ गई है। इतना कहकर मोहन राजमहल में पहुंच जाता है तो देखता है राज्य की महारानी कोई और नहीं बल्कि वही जादूगरनी है जिसको उसने वह चकमक डिबिया दी थी। अरे जादूगरनी, आप इस राज्य की महारानी कब बन गई? अरे बेवकूफ लड़के, क्या तुझे सारी बातें बताना जरूरी है? तुझे दिखाई नहीं देता कि अब मैं महारानी बन चुकी हूँ। आप महारानी बन गई है, अच्छी बात है, लेकिन गलत फैसला सुनाना ठीक नहीं। अरे बेवकूफ, मैं चाहे कोई भी फैसला सुनाऊं, ये मेरी मर्जी है। मैं जो चाहूंगी वही फैसला सुनाऊंगी। अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इतना सुनकर वह दोनों वहाँ से वापस चले जाते हैं। आखिर ये डायन जादूगरनी इस राज्य की महारानी कैसे बन सकती है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं वो जादूगरनी उस चमक डिबिया की मदद से ही ये सब कुछ कर रही है? मैं ऐसा करता हूँ, उसी स्थान पर चलकर देखता हूँ, हो सकता है कोई सबूत मिल जाए। मोहन रात्रि में ही उस स्थान के लिए निकल पड़ता है। हे जादुई पेड़, मेरी मदद करो। अरे भाई, क्या बात है? तुम इस वृक्ष से क्या सहायता चाहते हो? अरे भाई, आप इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो पेड़ के ऊपर बैठा हूँ। मैं तो एक तोता हूँ। फिर मोहन उस तोते को सारी कहानी सुनाता है। अरे भाई, उस जादूगरनी ने इस वृक्ष की चकमक डिबिया छीन ली, इसीलिए ये वृक्ष अपना सारा जादू खो चुका है। नहीं तोता, वो चकमक डिबिया मैंने ही उस डायन को दी थी। क्या? वो चकमक डिबिया तुमने उस डायन को दी है? लेकिन क्यों युवक, तुम्हें पता नहीं वो जादूगरनी उस चकमक डिबिया की सहायता से विनाश ला सकती है। अरे तोता, मैं उस चमक डिबिया की शक्तियों को नहीं जानता था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तोता, क्या इस मुसीबत का कोई उपाय नहीं है? उपाय तो वो चमक डिबिया स्वयं है। यदि वो चकमक डिबिया मिल जाए और उस डिबिया को इस पेड़ के खोखले तने में डाल दिया जाए तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अब वो चकमक डिबिया हमारे हाथ नहीं लग सकती, क्योंकि मैंने उस डायन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अरे तोता, मैं जानता हूँ कि वो डायन कहाँ है। वो डायन ही तो हमारी राज्य की महारानी बन बैठी है। अच्छा, तो वो डायन महारानी बनकर बैठी है। अरे युवक, चलो मेरे साथ उस महल में। लेकिन तोता, वहाँ तो सैनिकों का कड़ा पहरा है, हम पकड़े जाएंगे। युवक, तुम चिंता ना करो, तुम महल के बाहर दूर खड़े रहना। मैं उड़कर जाऊंगा और उस चकमक डिबिया को उठा कर ले आऊंगा। इतना सोचकर दोनों चुपचाप उस डिबिया की तलाश में निकल पड़ते हैं। दोनों चलते चलते जल्दी ही उस महल के करीब पहुंच जाते हैं। तोते, यही वो महल है जिसके अंदर वो दुष्ट डायन रहती है। अच्छा ठीक है युवक, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर तोता महल की ओर उड़ जाता है। तोता महल की खिड़की के पास छिपकर डायन को देखता है। वाह वाह वाह, इस डिबिया के कमाल तो मेरी सोच से भी ज्यादा है। मैं कल सुबह ही महारानी को फांसी पर चढ़वा दूंगी, तभी जाकर मेरे अपमान का बदला पूरा होगा। वैसे अब तो काफी ज्यादा रात हो चुकी है, चलो अब मैं सो जाती हूँ। वैसे भी कल का दिन मेरे लिए खास होने वाला है। इतना बोलकर जादूगरनी उस चकमक डिबिया को वहीं पर रखकर सो जाती है। मुझे लगता है ये डायन अब सो चुकी है। चलो मैं जल्दी से इस डिबिया को उठाकर ले चलता हूँ, यही अच्छा मौका है। इतना सोचकर तोता उस चकमक डिबिया के पास जाता है और जल्दी ही उस डिबिया को अपनी चोंच में दबाकर वहाँ से उड़ जाता है। ये लो युवक, तुम इस चकमक डिबिया को अपने हाथों से इस खोखले तने के भीतर डाल दो। इतना सुनते ही मोहन उस डिबिया को उस खोखले तने में डाल देता है। वाह युवक वाह, पहले चकमक डिबिया को ले जाते हो और फिर उसे वापस करते हो। मैंने तुम्हारे जैसा इंसान तो नहीं देखा। नहीं नहीं वृक्षदेव, ये डिबिया मैंने नहीं बल्कि उस डायन ने ले ली थी। वृक्षदेव, मैं चाहता हूँ कि आप उस दुष्ट डायन को इसकी सजा दें, क्योंकि वो डायन बहुत ही दुष्ट है। मोहन,
उस डायन के कर्मों की सजा राजा उसे खुद देगा, तुम फिक्र ना करो। अरे महाराज, आपको इस कारागार में किसने डाला? आप रुकिए, मैं अभी आपको खोलता हूँ। अरे दुष्ट डायन, तुम मेरे शयन कक्ष में क्या कर रही है? सैनिकों, इस दुष्ट डायन को ले जाओ और कारागार में डाल दो। राजा का आदेश होते ही सैनिक उस डायन को ले जाकर कारागार में डाल देते हैं।